वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th एसपी में सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 5 नियमन पत्र आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसके अंदर जो ये चैप्टर का नाम से उससे ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। उसके अंदर होते हैं कि संचालन, कंपनी का संचालन करने के लिए नीति नियम जो होने चाहिए वो तैयार किसमें किया जाता है, ये नियमन पत्र में। संचालन के ध्येय में तय किए जाते हैं। आवेदन पत्र में क्या कार्य करेंगे, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, वो सब किस में तय होता है, आवेदन पत्र में। रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे होगी, वो सब आवेदन पत्र में तय होता है। तो वैसे वो ध्येय को प्राप्त करने के लिए इकाई के क्या नीति नियम होने चाहिए, वो नियमन पत्र में होता है। आपको मालूम ही है कि कंपनी कैसा व्यक्तित्व है, कृत्रिम व्यक्ति, वो खुद तो कोई कार्य कर नहीं सकती है। इसलिए कंपनी की जब शुरुआत की जाती है तब उसके अंदर आवेदन पत्र और नियमन पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कंपनी पे संचालन में कंपनी के आंतरिक कार्य पर नियमन करने का ये एक क्या है, दस्तावेज है। उससे कंपनी का आंतरिक संचालन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नियमन पत्र अर्थात क्या। नियमन पत्र का अर्थ समझने से पहले कंपनी का नियमन पत्र का एक नमूना हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल तरीके से एक नियमन पत्र आपको दिया गया है कंपनी एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, और एड्रेस किसका है, मुंबई का है। यहाँ पे जो भी कंपनी होती है वो कंपनी के पहचान नंबर होता है, वो हर एक कंपनी को दिया जाता है कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा। उसी तरह से उसके अंदर कार्य क्या होगा, कौन कौन से नियमन होंगे, ये सारी बातों का समावेश इसके अंदर होता है। जो हिंदी में दिया गया है वही यहाँ पे नीचे भी आपको दिया गया है। तो ऐसा नियमन पत्र आता है। अभी हम उसके नियमन पत्र का अर्थ और महत्व समझेंगे। यहाँ पे आपको नियमन पत्र का अर्थ दिया गया है। देखिए, कंपनी कानून 2013 के अनुसार नियमन पत्र अर्थात कि अभी जो कंपनी एक्ट नया आया है उसके अनुसार। और दूसरा दिया गया है, इस कानून के अंतर्गत जो भी नीति नियम होते हैं वो नीति नियम का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। या तो उसके पूर्व, इसके पूर्व अर्थात 1956 का जो कंपनी एक्ट था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसमें भी अलग अलग समय पर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि ये 2013 है तो उसमें भी बहुत सारे हर साल परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन के साथ उसको क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो 1956 और 2013 के अनुसार जो भी कंपनी एक्ट में क्या दिया गया है, नियमन पत्र दिया गया है नीति नियमों का, तो उसे क्या कहा जाएगा, नियमन पत्र। आगे है आर्टिकल्स। दूसरी डेफिनेशन दी गई है, कंपनी के आंतरिक प्रबंधन की व्यवस्था करने वाले नियमों का समूह। आंतरिक प्रबंध अर्थात कंपनी के अंदर जो कार्य किया जाता है उस पर कंपनी किस तरह से कार्य करेगी, इसके लिए जो भी नीति नियम बनाते हैं तो वो नीति नियम के समूह को क्या कहा जाएगा, आर्टिकल्स कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नियमन पत्र का महत्व। नियमन पत्र आवश्यक क्यों है। फर्स्ट, नियमन पत्र की आवश्यकता इसलिए है कि यहाँ पे आंतरिक प्रबंध का कार्य किस तरह से किया जाएगा वो सारी बातें नियमन पत्र में होती है। लेकिन नियमन पत्र जब तैयार किया जाता है तब उनको आवेदन पत्र को ध्यान में रखना पड़ता है। आवेदन पत्र और कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के विरुद्ध जाके कोई भी प्रकार के नीति नियम बनाए जा सकते नहीं है। वो कैसा होता है, कंपनी एक्ट का विरोधी होता है, वो विरुद्ध हो जाता है, मतलब कि वो कानूनी तरीके से क्या हो जाता है, गलत बन जाता है। आवेदन पत्र कंपनी का कैसा है, मूल दस्तावेज है। तो नियमन पत्र कैसा दस्तावेज है, उसका पूरक दस्तावेज है। और नियमन पत्र के हर एक नीति नियम आवेदन पत्र की मर्यादा में रहकर ही बनाए जा सकते हैं।
ठीक है। अभी यहाँ पे उसका महत्व दिया गया है, मतलब कि उसका ये कहाँ कहाँ पे उपयोगी बनता है। तो पहला है दैनिक प्रबंध में, अर्थात कि डेली रूटीन जो कार्य होते हैं उसके लिए वो क्या बनता है, उपयोगी बनता है। तो यहाँ पे जो कार्य क्षेत्र बताया जाता है, कार्य क्षेत्र इकाई का किस में बताया जाता है, आवेदन पत्र में बताया जाता है। तो आवेदन पत्र के कार्य क्षेत्र के अंदर रहकर किस तरह से इकाई का आंतरिक संचालन किया जाएगा उसके नीति नियम बताता है। मतलब क्या हुआ, आंतरिक संचालन करने के लिए ये नियमन पत्र उपयोगी बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्रेटरी के लिए। आपको पता ही है कि कंपनी के सेक्रेटरी पूरा सारा इकाई का कार्य करता है, जैसे कि शेयर प्रकाशित करना, किस्त मंगवाना, फिर शेयर की जब्ती करना, फिर शेयर में परिवर्तन करना, डिविडेंड किस प्रकार से देना है, वो सब तय करने का कार्य कौन करता है, सेक्रेटरी को करना पड़ता है। निर्णय लेते हैं कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन सारी व्यवस्था करने का कार्य कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। तो ये सेक्रेटरी के लिए ये नियमन पत्र बहुत उपयोगी बनता है, किसमें, कंपनी का संचालन करने में। उसके उपरांत हिसाब तैयार करने में, संचालक मंडल को, ऑडिटर को, अधिकारियों की नियुक्ति करने के समय उनके क्या क्या अधिकार रहेंगे, उनके उत्तरदायित्व क्या रहेंगे, जिम्मेदारी क्या रहेगी, ये सारी बातों का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, उनको नियमन पत्र में से मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अंशधारकों के लिए उपयोगी। तो अंशधारकों को नियमन पत्र में से इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। यदि उसको कुछ भी जानना हो इकाई के बारे में तो सारी इंफॉर्मेशन उनको किसमें से मिलती है, नियमन पत्र में से मिलती है। उनके खुद के अधिकार क्या क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, तो उनको जानना हो तब वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये नियमन पत्र में से प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, विविध संबंध निश्चित करने में उपयोगी बनता है। नियमन पत्र कंपनी के आंतरिक संबंध और बाह्य संबंध सरकार के साथ, उसी तरह से लेनदारों के साथ क्या क्या प्रकार के दोनों के बीच में संबंध है, जिम्मेदारी क्या है, वो तय कर उसकी माहिती उसको कहाँ से प्राप्त होगी, ये नियमन पत्र में से प्राप्त होती है। आगे का पॉइंट है कंपनी का स्वरूप निश्चित करने। कंपनी कौन से प्रकार की है, निजी कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, जामीन वाली कंपनी है या तो कम जामीन गारंटी वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, नियमन पत्र के नियम नीति नियम में से। तो यहाँ पे हमने इसका महत्व नियमन पत्र का देख लिया। कौन कौन सा है, एक दैनिक प्रबंध में उपयोगी बनता है, सेक्रेटरी के लिए उपयोगी बनता है, अंशधारकों के लिए उपयोगी बनता है, विविध संबंध आंतरिक और बाह्य दोनों संबंध को निश्चित करने के लिए उपयोगी बनता है, और कंपनी का स्वरूप तय करने के लिए उपयोगी बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है नियमन पत्र संबंधी कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाएं। अर्थात क्या है इसका, कंपनी के नीति नियमन पत्र में कौन कौन सी समावेश किया गया है कंपनी एक्ट में, ठीक है, वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो कंपनी एक्ट में कौन कौन से नियमन पत्र में कौन कौन सी बातों का समावेश करना है, वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। फर्स्ट है आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नियमन पत्र में हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। आपको पता है कि आवेदन पत्र में जो प्रवर्तक होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने नाम के साथ साइन करनी पड़ती है। तो नियमन पत्र में भी उनको क्या करना पड़ेगा, वो नियमन पत्र के लास्ट में उनको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। फिर जिसने हस्ताक्षर किया है उनका पता, व्यवसाय और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, अन्य विवरण जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको नियमन पत्र में बतानी पड़ेगी। और जब हस्ताक्षर करेंगे तो वो समय में किसी एक साक्षी का होना आवश्यक बनेगा। वो साक्षी की उपस्थिति में प्रेजेंट में ही क्या होगा, साइन करेंगे कौन, आवेदन पत्र में जिसने हस्ताक्षर किया गया है उसने, ठीक है। नेक्स्ट चौथा, कंपनी एक्ट में जो एक नमूना दिया गया है उसका भी समावेश वो कर सकते हैं। उनको अपना नया कुछ अलग तरीके का नियमन पत्र नहीं बनाना है
तो वो नहीं बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन उनको कौन सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कंपनी एक्ट के अधिनियम में दिया गया है, एक नमूना का नियमन पत्र दिया जाता है, उसको वो क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। 5वां, कंपनी के नियम की व्यवस्था का पालन करने के लिए क्या होती, प्रतिबंधित होती है। इसका अर्थ होता है जो भी उसके अंदर नीति नियम बताए हैं उसमें उसके अनुसार ही उसको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, आवेदन पत्र में जो भी बात बताई है उसके ऑपोजिट का कार्य वो नहीं कर सकती है। फिर 7वां है निजी कंपनी के बारे में। किसके बारे में है, निजी कंपनी के बारे में। निजी कंपनी को नियमन पत्र में 3 बात बतानी पड़ेगी। कितने कंपनी के सदस्य कितने हैं, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 रहने चाहिए, 200 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपको पता ही है निजी कंपनी के हस्तांतरण पे क्या होता है, नियंत्रण होता है। उसी तरह से निजी कंपनी अंश को खरीदने के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकती है। आम जनता को क्या नहीं दे सकती है, वो आमंत्रण नहीं दे सकती है। आगे का पॉइंट देखते हैं। 8वां, कंपनी के साथ जुड़े हुए कोई भी सदस्यों को नियमन पत्र के लिए इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो वो जांच कर सकता है। ऐसा एक्ट है, नियम है। पर कौन, जो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। वो कहाँ से प्राप्त कर सकता है, तो कार्यालय में जाकर, जो कंपनी की रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे वो जा सकता है। लेकिन जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसके लिए उसको शुल्क अर्थात के फीस देनी पड़ेगी, जो कंपनी ने तय की गई होगी। उसके बदले में वो क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है 9वां, कंपनी कानून की व्यवस्था आवेदन पत्र के अधीन रहकर, मतलब कि उसके अंदर में रहकर ही, वो कार्य क्षेत्र के अंदर में रहकर ही उसके अंदर परिवर्तित कर सकता है परिवर्तन, लेकिन विशिष्ट प्रस्ताव पारित कर स्पेशल तरीके से मीटिंग बुलाकर। ठीक है। नेक्स्ट है 10वां, नियमन पत्र में आद्यस्थापक अर्थात के कंपनी की स्थापना के बारे में सोचने वाला, पहले सबसे सारे कार्य करने वाला, उसे कहा जाता है, मतलब कि प्रवर्तक, आद्यस्थापक कहा जाता है। उनके द्वारा घोषणा पत्र में क्या किया जाता है, एक बात रखी जाती है, जैसे कि वो किसी भी पास्ट में कभी भी कानूनी तरीके से अदालत ने, कोर्ट ने उनको दोषी नहीं माना है, तो ऐसा उनको बताना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, हाँ कि वो किसी भी प्रकार के गुनाह में शामिल नहीं है, ऐसा निवेदन कर साइन करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नियमन पत्र में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। तो पहला टॉपिक है आपका, यदि प्राथमिक अनुबंध किया गया हो तो उसे स्वीकृत किया है या नहीं किया है। पहले से आप किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया गया है और उसको स्वीकार कर लिया गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना, कितने अंश प्रकाशित किए गए थे और उसकी दार्शनिक कीमत क्या थी, यदि अंश का पैसा किसके द्वारा मंगवाया गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना, अंश के हस्तांतरण किस तरह से कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन देना, अंश के लिए जो बाकी रकम है उसको किस तरह से मंगवाया जाएगा, यदि कोई शेयर होल्डर अपनी किस्त की रकम नहीं भर पाया तो कंपनी क्या करती है, वो शेयर अपने हस्तक ले लेती है, उसे कहा जाता है शेयर लियन करना, मतलब कि उनको वापस ले लेना। तो उसके लिए कौन कौन से नीति नियम हैं वो बताना, अंश सौंपना, शेयर जब्ती करना, असीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन देना। निजी कंपनी के अंश हस्तांतरण पर नियंत्रण होता है, वो तो आपको पता ही है कि अंश हस्तांतरण नहीं कर सकती वो। फिर सामान्य सभा वर्ष के दौरान बुलाई जाती है अलग अलग समय पे, तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बताना, संचालक मंडल की कौन कौन सी सत्ता है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन नियमन पत्र में बताई जाती है। उसी तरह से डिविडेंड कितना देना है, कब देना है, कितने प्रमाण में देना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन
उसके लिए नीति नियम जो बनाया जाता है वो सारे समावेश किसके अंदर होता है? ये नियमन पत्र में समावेश होता है। अब हम आवेदन पत्र और नियमन पत्र के बीच का अंतर का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं और आवेदन पत्र और नियमन पत्र में किस तरह से वो अमल में आता है ये बताया गया है। फर्स्ट, कंपनी का पंजीकरण। प्रत्येक कंपनी को अपना पंजीकरण अर्थात के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। उसको ये ये दस्तावेज कंपलसरी खुद को बनाना पड़ेगा। जबकि नियमन पत्र यदि वो नहीं बनाना चाहती है तो कंपनी एक्ट में दिया गया टेबल F का अपना सकते हैं, मतलब उसको ले सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कौन? जिसकी पूंजी कैसी होती है? सीमित दायित्व से प्रकाशित की गई हो, ऐसे अंश वाली कंपनी एक्ट में दिया गया टेबल F अपना सकता है। खुद न बनाए और टेबल F के अंदर जो नमूना दिया गया है उसका उपयोग कर सकती है। पंजीकरण की आवश्यकता। कंपनी रजिस्ट्रार के सामने उसका पंजीकरण करना आवश्यक है, लेकिन जब नियमन पत्र टेबल F अपनाया जाता है तो उसका पंजीकरण करवाना नहीं है। यदि कंपनी ने खुद अपना नियमन पत्र बनाया है तो उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसका महत्व, ये बेसिक मेन दस्तावेज है, लेकिन ये कैसा है? आंतरिक संचालन का, व्यवस्था का, प्रबंध का दस्तावेज है। नेक्स्ट टॉपिक है उद्देश्य। आवेदन पत्र का उद्देश्य क्या है बनाने का? तो कंपनी कौन सा कार्य करेगी वो कार्य निश्चित करती है। उसके कार्य क्षेत्र के बाहर का कार्य वो नहीं कर सकती है। जबकि नियमन पत्र कंपनी किस तरह से चलाई जाएगी, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहेंगे वो निश्चित करता है। परिवर्तन। आवेदन पत्र में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। यदि कंपनी के सदस्य उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके द्वारा भी वो कार्य किया जाएगा, यदि कंपनी के सदस्य एक्सेप्ट नहीं करेंगे शेयर होल्डर, तो वो सत्ता बाहर के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सत्ता बाहर के कार्य हो जाएंगे। यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे ये वाला था, ठीक है, सत्ता की मर्यादा में, मतलब कि आवेदन पत्र में बताए गए कार्य ही उसको कर सकती है। जबकि नियमन पत्र के बताए गए नीति नियम के बाहर के कार्य किए जाए और सदस्य कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे का परिवर्तन वाला टॉपिक लेते हैं अभी। आवेदन पत्र में परिवर्तन करना कैसा बहुत मुश्किल बन जाता है। उसके लिए खर्च भी अधिक होगा, विशेष प्रस्ताव सभा में पारित करने पड़ते हैं। मतलब आवेदन पत्र में परिवर्तन करना कैसा हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। जबकि नियमन पत्र में हम आगे पढ़ चुके उसके महत्व में, विशेष सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर उसके अंदर परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे का टॉपिक है संबंध। आवेदन पत्र बाह्य तथा आम जनता के साथ संबंधित है, मतलब कि उनके बारे में बताया जाता है, उनके साथ के संबंध बताएंगे, उनके द्वारा कार्य, जवाबदारी, सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। जबकि नियमन पत्र में आंतरिक संबंध, कर्मचारी के कैसा साथ संबंध रहेगा, अलग अलग अधिकारियों के साथ कैसा संबंध रहेगा, वो बात बताई जाती है। सर्वोपरिता। आवेदन पत्र नियमन पत्र के अधीन नहीं है, मतलब आवेदन पत्र का समावेश नियमन पत्र में नहीं होता है, लेकिन नियमन पत्र का समावेश किसके अंदर होता है? आवेदन पत्र में। इसका अर्थ क्या होता है? नियमन पत्र आवेदन पत्र को ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा। आगे, आवेदन पत्र में त्राहित पक्ष के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ ले सकता है, जबकि नियमन पत्र में व्यवस्थाओं का लाभ ले नहीं सकता। क्यों? यहाँ पे त्राहित पक्ष क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि संबंध बाह्य व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो त्राहित व्यक्ति भी उसका लाभ ले सकता है। जबकि आंतरिक नियमन पत्र में आंतरिक संबंध होते हैं, इसलिए इसका लाभ नहीं ले सकता है। आगे का टॉपिक है विवरण। आवेदन पत्र में क्या बताया जाता है? तो नाम की कलम, रजिस्टर ऑफिस, उद्देश्य की कलम, पूंजी कलम, उत्तरदायित्व की कलम और स्थापना की कलम, जो हम आवेदन पत्र के चैप्टर में पढ़ चुके थे। नियमन पत्र में क्या बताया जाता है? तो नियमन पत्र में बताया जाता है शेयर पूंजी, उसके प्रकार, हस्तांतरणीय शेयर जब्ती, संचालक मंडल, सभा,
उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आवेदन पत्र और नियमन पत्र के बीच का अंतर कैसा फिनिश हो रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना